सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। टीएलपी के हवाले से हालात तब्दील आज के दिन तक नहीं हुए। आज उलमा का एक वफ्द मिला वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से। इससे पहले भी मुशावरत के मुज़ाकरात के कई अदवार हो चुके हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की लीडरशिप और हुकूमती टीम के दरमियान, लेकिन डेडलॉक और स्टैंड ऑफ उसी तरह से बरकरार है आज के दिन तक। हाँ, ये ज़रूर है कि जो पेशरफ्त इस्लामाबाद की जानिब थी उसमें कुछ ठहराव हमें नज़र आ रहा है, और जिस तरह पहले टीएलपी बाकायदा यलगार का मंसूबा बना रही थी, शायद उस तरह से अभी उसमें एक रुकावट हमें नज़र आ रही है। मेरे साथ जो चार मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, निसार खोड़ो साहब, ऑनरेबल सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अमजद अली खान साहब रुकन कौमी असम्बली हैं, चेयरमैन हैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अली गौहर बलोच साहब, ऑनरेबल मरकज़ी रहनुमा रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हमारे साथ हैं, और साहिबजादा हामिद रज़ा साहब चेयरमैन हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, हमारे साथ मौजूद हैं। और आज जो वफ्द मिला है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, उस वफ्द में ये मौजूद थे, और इससे पहले भी जब टीएलपी का मामला आया तो हामिद रज़ा साहब ने उसमें किरदार अदा करने की कोशिश की ताकि इस डेडलॉक को ख़त्म करवाया जा सके। तो मैं तमाम मेहमानों की इजाज़त से हामिद रज़ा साहब से आगाज़ करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका साहबजादा साहब। ये बताइएगा कि आज जो आपका वफ्द मिला उलमा का, कितना ब्रेक थ्रू हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगरचे अभी तक की इत्तलात तो ये हैं कि ये फौरी तौर पे आज मामला ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मीर बात साहब। देखें, मैं उसमें दो गुजारिशां तर्ज करना चाहता हूँ। चूँकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ताल्लुक हमारे मसलक से है, और इस वजह से हम आज गए, और गुज़श्ता रोज़ हमारी सदर ममलिकत से अवाला गवर्नमेंट की तरफ से हमें मुख्तलिफ चीज़ों पर ब्रीफ भी किया गया। मुज़ाकरात की जो इन द लास्ट 4-5 डे सिचुएशन थी उसके बारे में बतलाया गया, और आज हमारी वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई। उसके अंदर कुछ चीज़ों के ऊपर तो बिल्कुल क्लैरिटी है, और वफद के अरकान ने भी ये बात कहा कि रियासत की रेट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। हम इस बात से मुकम्मल एग्री करते हैं, और वज़ीर आज़म भी इस बात के ऊपर क्लियर थे कि रियासत किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं चाहती, टॉर्चर नहीं चाहती। और उन्होंने बल्कि आगे से कहा कि आप लोग जो गुज़श्ता 2-3 रोज़ से किरदार अदा कर रहे हैं, उसकी वजह से देखें कि हमने कामों से आगे और गुजरांवाला से आगे वज़ीराबाद तक गुज़श्ता 2 रोज़ में हुकूमत ने कोई शेलिंग नहीं की, कोई टॉर्चर नहीं किया। हुकूमत ने किसी किस्म की कुछ मकसद है कंटेनर जो हैं रास्ते से हटा लिए हैं। तो आप लोग अहले सुन्नत के बड़ी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं और शख्सियात हैं, आप भी वो लोग मौजूद हैं, उनसे ये कहें कि मुज़ाकरात को कामयाब होने का पूरा मौका दें, और वो उस वक्त तक वहाँ पर क़याम कर लें। तो हमने भी तहरीक लब्बैक की जो कारकुनान हैं उनसे मुतालबा किया है कि अल्टीमेटली इस मामले में मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल होना है। तो ऐसा कोई भी इक़दाम ना उठाया जाए जिसकी वजह से मुल्क की दाखिली सलामती जो है वो स्टेक के ऊपर आए, या इस किस्म के मामला। हामिद साहब, आपने फरमाया कि आपका मसलक भी वही है जो तहरीक लब्बैक का मसलक है। ना आपने इस किस्म का कोई मुतशद्दिद रास्ता इख्तियार किया, ना आपके वालिद बहुत मोतबर और बड़ी शख्सियत थे, ना कभी उन्होंने इस किस्म का कोई मुतशद्दिद रास्ता इख्तियार किया। तो क्या इनको पिछले 5 साल में आप समझा नहीं सके कि जो रास्ता ये इख्तियार करते हैं मुतशद्दिद, अब तो ये एक सियासी जमात है, इनका वजूद है, एक इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, ये इलेक्शन जीत रहे हैं, अब तो इनके पास जमहूरी तरीका होना चाहिए जैसे बाकी सियासी जमातें पाकिस्तान में अपने मुतालबात मनवाती हैं, ये रास्ता क्यों इख्तियार करते हैं? देखिए, ये बिल्कुल मीरवाज साहब, आपकी बात आपने बड़ी अच्छी बात की, और आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में तो अस्करियत पसंदी और तालिबानाइजेशन के खिलाफ सबसे बड़ा किरदार जो है वो अहले सुन्नत बरेलवी सेगमेंट ने किरदार अदा किया, और पार्लियामेंट से लेकर सड़कों तक आपको मेरे वालिद मोहतरम साहिबजादा फजले मुकर्रम मरहूम का किरदार भी याद होगा। तो हम लोग तो हमेशा अस्करियत पसंदी के मुखालिफ रहे हैं। हमारा जो एक पॉलिटिकल इख्तिलाफ राय हमारे तहरीक लब्बैक के भाइयों से है, मकसद है इसी वजह से शायद हम चाहते हैं
और हमारे ऊपर भी एक तनकीद करनी शुरू कर दी जाती है। लेकिन हम अपने साथियों को हमेशा से इस बात पर कन्विंस करते आ रहे हैं कि सियासत आपका हक है, आपने बाकायदा वोट लिए हैं और आपके अब मार्क्स हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। आप अब अपने आप को एक बाकायदा पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर मुनज़्ज़म करें और ऐसे इक़दाम जिसकी वजह से नेशनली या इंटरनेशनली बात आपकी जमात के ऊपर आती है या पूरे मसलक के ऊपर आती है, तो ये हम सब के लिए गैर मौजू होगा और तो ये पाकिस्तान के लिए गैर मौजू होगा, क्योंकि पाकिस्तान बनाने वाले तो हमारे और हम उन्हीं की औलाद हैं। तो उसके ऊपर उनके बहुत सारे बिल्कुल सही बात है, जारी बात है, चूंकि मसलक एक है, अगर वो कुछ गलत करेंगे तो इल्ज़ाम और बुरा भला आपको भी और बाकी जो बरेलवी मसलब की जमातें उनको भी कहा जाएगा। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि ये पहली दफ़ा सामने आए, नवाज शरीफ साहब के ज़माने में तोड़ फोड़ हुई, फैज़ाबाद पे मसला बना, 17-18 दिन बैठे रहे, नुकसान हुआ, रास्ते बंद हुए, इनको दरगुजर कर दिया गया, वापस चले गए। उसके बाद ये फिर निकल कर आ गए, फिर तोड़ फोड़ हुई, जलाओ घराव हुआ, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, लोग शहीद हुए, इनके भी और पुलिस के भी और आम शहरी भी जख्मी हुए, इनको फिर दरगुजर कर दिया गया, माफ कर दिया गया। अब ये फिर बाहर निकला है, अब फिर वही सारी एपिसोड दोहराई जा रही है। क्या इसी तरह से हर दफा ये बाहर निकलेंगे, कुछ इनकी लाशें गिरेंगी, कुछ पुलिस की लाशें गिरेंगी, पुलिस अपने लाशें दफना देगी, ये अपने लाशें दफना देंगे, ये खेल चलता रहेगा? आखिर आप उलमा हैं, कुछ तो इनको समझाएं ना कि ये रवैया क्यों ऐसा बार बार दोहराया जा रहा है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये बहरहाल मकसद है कि टीएलपी के साथियों को समझाना पड़ेगा और उन्हें, हम तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं। आपके इल्म में है तो हम तो अपने इस पॉजिटिव किरदार की वजह से हर दो फरीकैन की नज़र के अंदर या उनके जो अताब का निशाना है वो हम ही बनते हैं। अभी भी चूंकि पूरा मसलक स्टेक के ऊपर है। देखें, अगर ये बात आए कि ये अस्करियत पसंद है तो ये जुल्म नहीं है कि 40,000 लाशें हमारे मसलक के लोगों ने, और सिर्फ इसलिए कि हमें कलअदम जमातों ने मारा, हमें टीटीपी ने मारा, हमें तालिबान ने मारा और हमने आज तक असला नहीं उठाया। और अगर ये बात हमारे खिलाफ की जाए तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं हमारे घरों में हमारे बड़ों की लाशें हैं। अगर मैं अमीर अब्बास साहब आपको ये कहूँ कि जनाब आप नामूस रसालत के मुहाफिज नहीं हैं, तो आप ये हक रखते हैं कि आप मुझे सीरियसली क्वेश्चन करें कि हू द हेल आर यू मिस्टर हामिद रजा, कि जो मेरे दिल के जो जज्बात हैं, जो मेरे ईमानी जज्बात हैं, आप उनको चैलेंज कर रहे हैं। तो आई गेस कि हमें बर्दाश्त का मुजाहरा करते हुए अगर को आपकी सियासी हिकमत अमली से इत्तफाक नहीं करता तो उसकी बुनियाद पर यह कह देना कि यह भी नामूस रिसालत का गुस्ताख है, ये कोई मुनासिब तर्ज अमल नहीं है। तंदूर चल रहा होता है ना तो बहुत सारे लोग उसमें रोटियां लगाने के लिए आ जाते हैं। हम यही बात के साथियों को अर्ज कर रहे थे कि मेरा भाई, अगर वायलेंस क्रिएट हुआ तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स इस मुल्क के अंदर तकरीबी ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो हुकूमत मुखालिफ हैं, बहुत सारे मिलिटेंट्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसमें इंटरनेशनल ताकतें हैं, वो आपके गर्म तंदूर में आके रोटियां लगाएंगी और ये फिर आप वो अपनी रोटियां लगा के निकल जाएंगे, कॉन्सिक्वेंसेस आप फेस करेंगे। तो अगर हमारे ये भाई और ये साथी अगर इस बात को समझ जाते हैं तो वेल एंड गुड, मगर ना भाई एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि रियासत से टकराना ना ये हमारे बुजुर्गों की पॉलिसी थी ना हमारी पॉलिसी थी। ये रियासत ये घर की मानद है, ये घर हमारे बुजुर्ग अकाबरीन ने बनाया था, हमारे बुजुर्गों ने बनाया था। बिल्कुल सही, घर की मानद है। और घर में कोई मुतालबा मनवाना हो तो घर के अंदर आप डंडा लेके और आतिशी असला लेकर तो नहीं आ जाते। अगर आपने घर में वालिदैन ने बच्चों से, शौहर ने बीवी से कोई मुतालबा मनवाना हो, ये जो रवैया है ये तो समझ से बालातर होता चला जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया साहबजादा साहब आपका। निसार खोड़ो साहब, सर आपसे आगाज़ करूँगा। एक तवील सियासी तजुर्बा है आपका। जब आपकी हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, उस ज़माने में भी एहतजाज, लॉन्ग मार्च हुए, बल्कि ताहिरुल कादरी साहब का लॉन्ग मार्च आपकी हुकूमत के ज़माने में हुआ, भुट्टो साहब के ज़माने में एक तहरीक चली। एक हमारी तारीख़ है 40-50 साल की। ये जो रवैया टीएलपी की जानिब से बार बार देखने में आ रहा है, इसका क्या हल निकाला जा सकता है सर? देखिए, अभी आपने जिक्र करते करते ये कह दिया कि ये पहला मौका नहीं है कि वो निकले हैं। आपने मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का हवाला दिया कि उसमें भी बैठे थे और रोड बंद हुए थे और नुकसान हुआ और फिर दरगुजर कर दिया गया। फिर दूसरी दफ़ा भी वो निकले, तब भी ये सारा कुछ नुकसान हुआ और फिर दरगुजर किया गया। इन दरगुजर करने वाली बात के बीच में आपने ये नहीं कहा कि हुकूमत और उनके दरमियान बातचीत क्या हुई थी, फैसले क्या हुए थे,
कमिटमेंट्स क्या हुई थी, उस कमिटमेंट में कौन खड़ा रहा, कौन खड़ा नहीं, और क्या ये है कि कोई कमिटमेंट में ब्रेक डाउन हुआ जिसकी वजह से उन्होंने रिएक्शन में ये चीज़ निकाली कि वो चल पड़े हैं और लाहौर से जहाँ से भी चल पड़े हैं। पहले तो ये बताना चाहिए ना आपको भी। आप सिर्फ ये कह देते हैं कि टीएलपी ये कह रही है, ये क्यों कर रही है, ये क्यों कर रही है। आप ये तो बताएं तो सही ना कि हुकूमत और उनके दरमियान क्या मुआहदा हुआ था। मैंने तो जहाँ तक याद पड़ता है इसी केस पर शायद जस्टिस फाइज ईसा काजी साहब का मसला भी आया। शायद ये वही धरना था जिसमें उनकी डिसीशन ने, उनके फतवे ने, उनके डिसीशन ने उनके लिए ज़िंदगी अजाब कर दी। मैं कह रहा हूँ कि जब स्टेट इतना इन्वॉल्व होती है इन धरनों में, तो धरने सिर्फ बटाने के लिए होते हैं या कुछ ना कुछ बातें होती हैं। वो बातें किसने कमिटमेंट की थी और कौन कमिटमेंट पे पूरा नहीं पड़ा। अगर हुकूमत नहीं पड़ी तो फिर टीएलपी को कैसे कहोगे? कोई भी कैसे कहेगा कि जी आप क्यों निकले हो, आप क्यों निकले हो, आप क्यों निकले हो। अगर टीएलपी अपनी कमिटमेंट पे नहीं खड़ी होती तो फिर तो हुकूमत कह सकती है, लेकिन हुकूमत ने ऐसा कुछ नहीं कहा। हुकूमत ने ऐसी कोई बात नहीं की कि ये जी टीएलपी ने ये नहीं माना, ये नहीं माना, ये नहीं माना। हमें तो पता ही नहीं है, कौम को क्यों नहीं बताया जा रहा। जब कोई इशू होता है तो बताया जाना चाहिए कि भाई क्या वायदे क्यों रखा जाता है और फिर क्यों मसला हुआ। ये मसलों को फिर बैक इबाम आप बजा फरमा रहे हैं कि हुकूमत इबाम खुद रखती है ना, जिसकी वजह से कंफ्यूजन पैदा होती है। तो फिर मैं अर्ज कर रहा हूं ना कि हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे इंटीरियर मिनिस्टर कोई हो, चाहे परवेज खटक साहब थे या शेख रशीद साहब थे, लेकिन हुकूमत तो हुकूमत है ना। अल्टीमेटली तो ये प्राइम मिनिस्टर तक की बात होती है ना। इतनी बड़ी धरना, इतना बड़ा हंगामा, इतने बड़ी शहादतें, और उसके बाद जो बात तो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचती है ना जाके। तो क्या बात है, प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं आके बताता कौम को कि हमने ये वायदे किए थे, हमने पूरे किए या नहीं किए। बिल्कुल सही। फवाद चौधरी साहब ने प्राइम मिनिस्टर ने तो खैर खिताब करना था, प्राइम मिनिस्टर कौम से गुज़श्ता जब हुआ ये तो प्राइम मिनिस्टर कौम से मुखातिब हुए। इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ने कौम को उस तरह से एतमाद में नहीं लिया। फवाद चौधरी साहब ने एक स्टेटमेंट दी टीएलपी के बारे में, वो दिखाएं। राइट, अली गौहर बलोच साहब, इतनी बुरी है अगर टीएलपी जैसे फवाद साहब बयान कर रहे हैं, और ये यानी हमारी रियासत अलकायदा से लड़ सकती है और वो टीएलपी से नहीं लड़ पा रही है पिछले 5 साल में। टीएलपी का जिन बोतल में बंद नहीं हो पा रहा, खैर बंद करते हैं, ऊपर ढकना रखना भूल जाते हैं ये बोतल के। तो इनको यानी हमारी एजेंसियां, हमारी सीआईडी, हमारी सीटीडी ये पेनिट्रेट नहीं कर सकती। इनको नहीं पता चलता कि टीएलपी क्या प्लान कर रही है, किस हद तक प्लान कर रही है, कब बाहर निकलने जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अमीर, बात गुजारिश ये है कि आप को याद होगा कि जब हमारा टाइम था, मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, और उस वक्त भी टीएलपी ने प्रोटेस्ट शुरू किया और धरने शुरू किए और सारा कुछ वो पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा। और फिर आपने देखा कि ये जो उस वक्त की हुकूमत मतलब है थी, उसने इनको इन मामलात को हैंडल किया। जो उस वक्त इमरान खान न्याजी साहब जो थे, वो आपको पता है कि वो उस वक्त जो बयान दिया करते थे, फिर शेख रशीद साहब के बयानात भी आपको उस वक्त के याद होंगे कि ये जनाब जो एक बड़ा मिशन लेकर आ रहे हैं और मुल्क में जला दो, गहरा दो, आग लगा दो, असम्बली को आग लगा दो। तो ये नारे उसी वक्त लगाए गए थे जब उस वक्त टीएलपी प्रोटेस्ट कर रही थी। फिर आपने देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो थे वो इनके धरनों में जाकर बैठते थे, बल्कि इनकी पीटीआई की जो लीडरशिप है, आज फवाद चौधरी साहब बयान दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, इनके लेक्चर जो होते थे वो इनके हक में होते थे सब लोगों के, और ये उनको मजीद अग्रेसिव करते थे मामलात को मजीद भड़काने की, और मजीद जिस तरह वो कहते हैं कि जल्दी पर तेल फेंकने वाली बात होती है, वो किरदार तमाम लोगों ने अदा किया। आज वही चीज़ें और वही बातें इनके सामने आ रही हैं। लेकिन आपने देखा कि जब पहले इन्होंने इस हुकूमत के टाइम में प्रोटेस्ट किया तो इन्होंने एक मुआहदा किया था, और उस मुआहदे में मतलब है कि इन्होंने कुछ शराइत इन लोगों की मानी थी
पहली बात तो ये है कि इन्होंने उस वक्त वो शराइत क्यों मानी? अगर ये उस पर अमल नहीं कर सकते थे तो इतना गैर संजीदा मुआहदा करने की जरूरत क्या थी? और आज अगर वो TLP वाले कहते हैं कि उस मुआहदे के ऊपर अमल करवाया जाए, तो ये भी इस हुकूमत की कमजोरी है कि इन्होंने ऐसा मुआहदा क्यों किया। अगर किया तो फिर उस पर अमल दरामद करवाएं। एक हुकूमत का झूठ बोलना, एक झूठा मुआहदा करना, ये भी गैर मुनासिब बात है। और दूसरी बात ये है कि आज आप देख लें कि इनके वजीर दाखिला जो हैं वो और बयान देते हैं और फवाद चौधरी साहब के धमकी उम्मीद और बयान आते हैं। एक तरफ अफाम तफहीम की बात की जाती है, दूसरी तरफ आनी हाथों के साथ निपटने की बात की जाती है। और मतलब है कि इन मामलात को मैं समझता हूँ तो इनको हैंडल करना आता ही नहीं है। जब इतने दिन हो गए थे इनके साथ मुआहदा हुआ था, हुकूमत को काफ़ी टाइम मिला था, इस सारे टाइम के अंदर बैठकर जो उनके साथ इनको बैठकर नेगोशिएट करना चाहिए था। अगर ये टाइमली उनके साथ बैठकर गुफ्तो शनीद करते तो शायद ये तमाम मामलात जो थे ये गुफ्तो शनीद के जरिए आज हल हो चुके होते और नौबत यहाँ तक ना पहुंचती। आपको याद होगा कि उस वक्त भी एक अच्छा जिन बयानात का आपने जिक्र किया है अली गौर साहब, जो बयानात शेख रशीद साहब के आपके ज़माने में थे, इमरान खान साहब के आपके ज़माने में थे, तो वो ख्वाहिश आपकी हम पूरी कर देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो बयानात भी साथ साथ सुनाए जाएँ। और अमजद अली खान साहब थे। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जब TLP नवाज शरीफ साहब के खिलाफ निकली बाहर तो क्या कहा? जी अमजद अली खान साहब, अब प्राइम मिनिस्टर खुल के ये कह नहीं रहे हैं इमरान खान साहब। उस वक्त तो खैर इमरान खान ऑपोजिशन लीडर ये नहीं कह रहे कि TLP बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन ऑपोजिशन में नैरेटिव ऐसे ही बनाया जाता है ना कि आप गवर्नमेंट को ही लताड़ते रहे, जो दूसरा फरीक गलत है उसको गलत ना कहें। उस वक्त वो TLP को गलत नहीं कह रहे थे कि इनका तर्ज अमल, तर्ज एहतजाज गलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर अब्बास सबसे पहले तो देखें, आपका और हमारा ये ईमान है कि हमारे माँ बाप, हमारे जान और माल सब चीज़ आक़ाए दो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान ना हो तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। हमारे ये मसलक नहीं, ये हमारा अकीदा है। और इसके बगैर हमारी देखें, जब आप मुकम्मल ही ना हो तो आगे फिर आप क्या कर सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि इस मुल्क के अंदर बसने वाले अक्सरियत जो है वो ख़त्म नबूवत पे यकीन भी रखती है और उसके लिए कट मरने के लिए तैयार भी बैठी है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन बात असूलों की है, बात ज़ाब्तों की है और बात चीज़ें ऐसी है इशू टू इशू। जिस अपना बयान का आपने जहाँ पे सुनवाया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जब अपोजिशन में थे, तो देखिए उस वक्त इशू और था। वो इशू अगर उठा के देख ले और था, फिर भी हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया। लेकिन अब इशू बहुत डिफरेंट है। अब जो कलअदम तंजीम है वो मुल्क के अंदर और इंतशार एक तो फैलाना चाहती है, दूसरा जो मामलात स्टेट के हैं, फॉरेन पॉलिसीज के हैं, आपकी इंटरनल सिक्योरिटीज के हैं, आपकी इंटरनेशनल आपके जो मामलात हैं वो अपने हाथ में लेना चाहती है। अगर हमने ये चीजें तय करनी है सड़कों के ऊपर, तो फिर देखिए मुल्क कहाँ स्टैंड करेगा, स्टेट कहाँ स्टैंड करेगी। आज वो मामलात नहीं है जो पहले थे, जो लास्ट आज से 3-4 साल पहले थे। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि अमीराबाद सिचुएशन मुख्तलिफ है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जनाब इमरान खान साहब समझते हैं कि आप जो बात कर रहे हैं ना कि एक मिनिस्टर जो है वो कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है। देखिए हम समझते हैं जो इनमें अक्सरियत जो है उनको पता ही नहीं है कि वो उनको कहाँ ले जाया जा रहा है। कुछ रेडिकल लोग हैं, एलिमेंट्स हैं। अमजद भाई यहाँ मैं कथा कलामी की मार्जत, देखें आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि वो जो नवाज शरीफ साहब के ज़माने में इशू था वो एक हल्फनामे का इशू था। आज वो इशू नहीं है, आज एक मुख्तलिफ इशू है। एक और मुल्क के अंदर, फ्रांस के अंदर तौहीन रिसालत होती है और यहाँ TLP उसके खिलाफ एहतजाज शुरू कर देती है। इशू मुख्तलिफ है, लेकिन जो तर्ज एहतजाज है वो तो सेम है ना। तर्ज एहतजाज उस वक्त भी यही था, तर्ज एहतजाज आज भी वही है। इमरान खान तर्ज एहतजाज को तो कंडेम कर देते ना उस वक्त। मेरी बात सुन लेना, मुकम्मल होने देना। देखिए हम जो बात करते हैं ना, हमने कहा
कि कुछ रेडिकल एलिमेंट्स हैं जो मुल्क की सालमियत को सबोटाज करना चाहते हैं। देखिए आज देखिए उसका क्या इम्पैक्ट आएगा आपको अच्छे से मालूम है। फिर आप अमेरिका क्या चाह रहा है इस खिते के अंदर, फिर आप फेटफ के अंदर अभी तक फंसे हुए ग्रे लिस्ट के अंदर। अगर हम मलेशिया ग्रुप्स जो है वो प्रमोट देखें, मलेशिया ग्रुप्स प्रमोट करने की क्या पाकिस्तान में गुंजाइश है? क्या फॉरेन पॉलिसी जो है वो सड़कों पे तय होनी है? तो मुझे बताएं फिर आप और मैं किधर खड़े हैं। देखिए एक सर इसमें तो आपसे कोई इख्तलाफ है ही नहीं। जो आप ये फरमा रहे हैं इस पे ना खोड़ो साहब इख्तलाफ करेंगे ना अली गौहर साहब करेंगे। मेरी बात अच्छा देखिए अली गौहर के भी इल्म में है, आपके भी इल्म में है। जैसे हामिद रजा साहब ने भी आज प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की साथ मुलाकातों का अहवाल भी आपको इल्म है। कल मेरी भी मुलाकात हुई थी पीएम साहब के साथ। तो उनकी हत्तुल इम्कान कोशिश है कि वो लोग जिनको इन्होंने जरमाल बना रखा है जिन्हें मजहब के नाम पे, तो देखिए उनको किसी सूरत भी आप क्या कहें कि उनके बारे में यही है कि मुसलसल हम कोशिश कर रहे हैं कि अफाम तफहीम के साथ ये मामलात हल हो जाएं। लेकिन देखिए आपके इल्म में है कि लास्ट ईयर जब मैं ही रेजोल्यूशन लेके आया था, क्योंकि जो बातचीत हुई थी उस बातचीत के नतीजे में हम रेजोल्यूशन लेके आए और ये मुकम्मल एक किस्म का इनकी मशावरत से लेके आए थे कि ये चीजें तय हो गई थी कि जो मामला स्टेट ने तय करने हैं वो स्टेट ने तय करने हैं। उसके ऊपर आपने कहा कि क्या गवर्नमेंट संजीदा नहीं थी? गवर्नमेंट पूरी तरह संजीदा थी और है, क्योंकि उसमें एक थी कि एक स्पेशल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट के मुझे अमजद भी एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक शामिल करनी है। ब्रेक के इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि ये स्टेट के मामलात हैं, वो किसी एक फर्द या किसी एक गिरोह के हाथ में नहीं दिए जा सकते। वो स्टेट के काम है, वो स्टेट के हाथ में रहेगा। सवाल ये है कि जो आज गलत है वो माजी में भी गलत था, जो माजी में ठीक है पर उसको आज भी ठीक है हमें कहना पड़ेगा। एक ब्रेक के बाद मैं शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट्स भी कुछ आपके सामने रखूंगे। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के उस जमाने के बयानात थे, शेख रशीद साहब ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। मसला ये है पाकिस्तान में कि हमारे सियासतदान यानी हमारी हुकूमतें बाजू का दोहरा मयार इख्तियार कर लेती हैं। जब वो अपोजिशन में होती हैं तो उनका मयार कुछ और होता है, वो मयार उस वक्त की हुकूमत के ख़िलाफ़ होता है। जब वो हुकूमत में आती हैं तो उनको वही मयार तब्दील चाहिए होता है। वो एक अच्छी अपोजिशन चाहते हैं, वो एक अच्छा मीडिया चाहते हैं। शेख रशीद साहब जो आज के वज़ीर दाखिला हैं और जब उस वक्त इमरान खान साहब के अपोजिशन में साथी थे और टीएलपी नवाज शरीफ साहब के दौर में बाहर निकली, तो शेख साहब ने क्या कहा? राइट जी, निसार खोड़ो साहब, कुत्ते छोड़ दें इनके ऊपर और जला दो, मार दो, गिरा दो, गोलियों से भून डालो। ये क्या रवैया है सियासत में? उस वक्त शेख रशीद साहब अपोजिशन में थे, अभी शेख रशीद साहब वजारत में है। फर्क साहब जाहिर है, जैसे कहते हैं साबुन और सर्फ में फर्क साहब जाहिर है। दोहरा मयार की आपने बात कह दी। सही है, ये पुरानी बात नहीं है। मैं पूछ रहा हूं कि आज भी इमरान खान साहब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होकर कहते रहे कि तालिबान से बात करो, फलां जगह पे दफातर खोलो, फलां जगह पे ये करो, और इसके बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जंग जदल से कुछ नहीं होगा और बातचीत से होगा। अभी भी वो प्रो तालिबान अफगानिस्तान की हिमायत में कहे जा रहे हैं कि मदद करो अफगानिस्तान की, मदद करो तालिबान की हुकूमत की। वहाँ एक रवैया है, अपने मुल्क में दूसरा रवैया है। अब हुकूमत में है तो टीएलपी दहशतगर्द हो गई। फवाद चौधरी साहब उन पे इल्ज़ाम लगा दें, उनका नाम रखते हैं दहशतगर्द। उधर से आप इलेक्शन में उसको खड़े हो रहे हैं, खड़े कर रहे हैं, इजाज़त दे रही है इलेक्शन कमीशन। शेख रशीद साहब फवाद चौधरी के खिलाफ बोल रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं।
समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं इस हुकूमत के लिए कि क्या उनके वजीर साजिश कर रहे हैं अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कि किसी को इतना प्रवोक कर दो कि किसी की बात मानने में ना आए। क्या फवाद चौधरी साहब ये रोल अदा कर रहे हैं कि जी उनको दहशतगर्द करार दे दिया कैबिनेट ने, और फिर क्या हुआ कि कैबिनेट फिर उनसे मिल भी रही है। एक तरफ से उनको दहशतगर्द कर रहे हो, फिर उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हो। ये तुम्हारी काबीना है, चूं चूं का मुरब्बा है, क्या है? एक दूसरे के खिलाफ है। हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपकी, खोड़ो साहब आवाज आ रही है। आपने सुन लिया मेरी बात? जी जी खोड़ो साहब फरमाइए, आवाज आ रही है आपकी, क्लियर है। आपने मेरी बात सुन ली? तो मैं थोड़ा बहुत बोल चुका, मैं उससे ज्यादा क्या बोलूं? मैं तो हंसी आ रही है, मजाक करिए, क्योंकि लाशों की क्या बात है? ये पुलिस के लोग मर रहे हैं, उनके लोग मर रहे हैं। अखबार बीबीसी ने कह दिया कि वो अपने लाश लेके और जुलूस में चले जा रहे हैं। उनको क्या प्रोवोक करोगे या उनसे कोई सेंसिबल बात करोगे? कभी कहा जा रहा है कि जी हम उनको रास्ता नहीं रोकेंगे, फिर रास्ता रोकेंगे। जलसे जुलूस और धरने तो इस मुल्क की अब किस्मत बन गई है। किस्मत बन गई कि धरने लग रहे हैं। धरने क्यों लगते हैं? जब कोई बात मानी नहीं जाती या सुनी नहीं जाती। मानना तो अलग चीज है, सुनी नहीं जाती। तो धरने तो अभी हर गली से निकल रहे हैं। ये तो वैसे हर चौक पे लग रहे हैं, हर सूबे में लग रहे हैं। ये जो आपने बात कही है ना कि धरने इसलिए होते हैं कि बात सुनी नहीं जाती, ये तो आपने इमरान खान साहब वाली बात कर दी। वो 2014 के धरने की यही तो लॉजिक देते हैं लॉन्ग मार्च की। चूंकि मेरी बात सुनी नहीं जा रही थी, मेरी बात और लॉन्ग मार्च करना पड़ा। मेरी बात और सुन ले। मेरी बात नहीं 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 नहीं, आपने मुझ पर जुमला कसा है ना। मैं कह रहा हूं आप किसी से बात करने के तरीके निकाल क्यों नहीं लेते? आप इन टीएलपी वालों से पहले क्यों नहीं मिल रहे थे? जब जुलूस निकाला तो फिर उनकी तरफ तवज्जो क्यों जा रही है? आप तो हुकूमत में है ना, पीटीआई तो हुकूमत में है ना, उनको तो पता है ना। आपने खुद ही कहा कि क्या एजेंसियां नहीं है क्या इस मुल्क में जो बता सके कि टीएलपी क्या सोच रही है, कब कर रही है, क्या कर रही है? जब आप सारी बातें कर रहे हैं तो फिर ये बातचीत का अंदाज तब तक क्यों है जब तक कोई लाश नहीं गिरता? जब तक कोई लाशें न गिरे तब तक आप बात नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं क्या मसला क्या है? मसला पैदा भी खुद करते हो, धरने के मुआहदे भी खुद करते हो, उस पर अमल नहीं करते हो, और फिर लोगों पर तुम इल्जाम भी लगा देते हो। फिर ये भी कह देते हो कि लोगों को पता नहीं है सवाल कहां लिए जा रहा है, ये कौन कहां लेके जा रहा है। ये सवाल तो ये कह रहे हैं, यही सवाल तो ये हुकूमत वाले सवाल तो बार बार उठाया जा रहा है। यही खोड़ो साहब, यही सवाल तो उठाया जा रहा है बार बार कि तो साहब इतनी ताकतवर एजेंसियां हमारे मुल्क में, मैंने तो वही बात कही ना कि अभी हुकूमत वाले कह रहे हैं, हमारी हुकूमत वाले कह रहे हैं, लेकिन आईबी है, आईएसआई है, कह रहे हैं कि पुलिस की अपनी अपनी एजेंसियां हैं, उनको पता ही नहीं है। लेकिन एक जमात जो है वो बार बार बाहर निकलती है, वो जमात एक सियासी हकीकत बन जाती है। उस जमात को हुकूमत ऐलान करती है 15 अप्रैल 2021 को कि हम इस जमात को कलअदम करार दे रहे हैं। ये जमात इलेक्शन लड़ने शुरू कर देती है, वो कंटोनमेंट का इलेक्शन लड़ती है, वो पंजाब की तीसरी बड़ी सियासी जमात बन जाती है, सियासी हकीकत बन जाती है। अली गौहर बलोच साहब, ये कौन किसके साथ खेल रहा है? ये मुनाफकत है, ये क्या हो, ये मुवाफकत है, मुनाफकत है, हो क्या रहा है? गुजारिश ये है कि जो इस वक्त सूरत हाल है, आपने देखा कि जिस वक्त इमरान खान साहब ने धरना दिया और जिस वक्त पूरे मुल्क पर इन्होंने लॉकडाउन की बातें की, आपको याद होगा कि इनके चीफ मिनिस्टर जो थे खटक साहब, वो एक सरकारी जलगार लेकर इस्लामाबाद के ऊपर हमलावर हुए और इमरान खान साहब कहते थे मैं इस्लामाबाद को लॉकडाउन करूंगा, मैं फैसलाबाद में लॉकडाउन करूंगा, मैं लाहौर में लॉकडाउन करूंगा, मैं पूरे मुल्क में और कराची में लॉकडाउन करूंगा। और उन्होंने लॉकडाउन किया और मुल्क के ऊपर यरगार बोली। आपके ये भी इल्म में है, पाकिस्तान के अवाम ने देखा कि डी चौक के ऊपर 126 दिन का धरना दिया गया अमीर अब्बास। और फिर आपने देखा कि ना सिर्फ रेड जोन के अंदर बल्कि डी चौक के ऊपर फिर इस मुल्क में देखा कि इमरान खान ने मतलब है कि कौमी असम्बली के ऊपर हमला किया, फिर पीटीवी के ऊपर हमला किया, फिर आपने देखा कि ताहिर उल कादरी को साथ लेकर सुप्रीम कोर्ट की दीवारों के साथ जो थी वो कब्रें तक खोदी गई।
और कपड़े और शलवारें लटकाई नहीं कौमी असम्बली के जंगलों के ऊपर, ये सारा तमाशा देखा। और आपने मौसूफ की जुबान जो है शेख रशीद साहब की, वो तो आपने खुद सुनवा दी। मकसद ये है कि बातें उनकी जुबान सुन के शर्म आते हैं। लेकिन आज पहले भी आपने थोड़ा सा मुझे कम वक्त दिया, मैं गुजारिश करूंगा कि मैं अपना मौका देना चाहता हूं, तो प्लीज थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। जी जी। आज सूरत ये है कि जो आज की अपोजिशन है, आज की अपोजिशन ने, आपको पता है कि हुकूमत के बारे में कोई इस किस्म के बयानात नहीं दिए। आज की अपोजिशन ने TLP को भड़काया नहीं है। आज की अपोजिशन जो है वो उनके साथ धरनों में जाकर उस तरह से नहीं बैठी कि जिस तरह से मुल्क में एक इश्तियाल पैदा किया जाए, मुल्क में एक आग लगाई जाए। हाँ, हम चाहते हैं कि इसका पूरा मन हाल निकले, लेकिन आपने देखा था कि एक वक्त वो भी था मेरे पास जब खत्म नबूवत पर एक कानून साजी हुई थी और जिसमें टेक्निकली पॉइंट के ऊपर PTI ने खुद उसमें मतलब है कि वो उस कमेटी में शामिल थी कि जिसमें एक गलती हुई थी या शायद क्लरिकल मिस्टेक हुई थी, उसका खमियाजा भी हमने भुगता। एहसन इकबाल साहब को आपको पता है कि फायर मतलब ऐसे मारा गया और उसमें उनकी जान बड़ी मुश्किल से बची। आपने देखा कि उस वक्त जावेद लतीफ साहब के ऊपर जो है वो कातलाना हमला हुआ, उस वक्त के जो वजीर कानून थे उनको अपने उहदे से इस्तीफा देना पड़ा। ये तमाम चीजें उस वक्त की हुकूमत को भुगतनी पड़ी। और उस वक्त सिद्दीकी साहब ने इस धरने के ऊपर एक फैसला दिया था और उसकी पूरी कली खोल के रखी थी कि ये धरना किस तरह से हुआ, कैसे हुआ। आज ये हुकूमत, इसको इतनी भी अकल नहीं है कि इतना अहम कौमी मामला है, ये उसको पार्लियामान में क्यों नहीं लेकर आते, ये पार्लियामान का मुश्तरका इजलास क्यों नहीं बताते, ये पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदों के सामने ये मसला क्यों नहीं रखते, ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लेते और उनके साथ बैठकर मशावरत क्यों नहीं करते। इस वजह से कि जो कुछ कल तक इन्होंने किया धरा था वो इनके सामने है। ये हर मामले को पसे पर्दा यही सवाल करने की कोशिश अली भाई, यही सवाल, चूंकि इत्तेफाक से अमजद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो खुद कस्टोडियन का किरदार अदा करते हैं असेंबली में, स्पीकर का रोल अदा करते हैं। तो अमजद अली खान साहब, हर बात पे शिकवा ऑपोजिशन का 3 साल से मुसलसल चला रहा है कि आप सारे मामलात अपने तय डील करते हैं, फिर आप फंस जाते हैं, जब बात गले तक पहुंच जाती है आप हेल्पलेस हो जाते हैं। तो क्यों नहीं इस किस्म के मामलात आप पार्लियामेंट में लेकर आए, जैसे नवाज शरीफ यमन का मामला पार्लियामेंट में लेकर आए, वहां से उन्होंने अपने आप को अपने लिए फेस सेविंग तलाश की। इस मामले को पार्लियामेंट में नहीं लाना चाहिए था? अमीर अब्बास, पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो धरना था वो प्योरली रिफॉर्म्स था और वो पॉलिटिकल था, वो जद्दोजहद थी, वो स्टेट को हमने जरगमाल नहीं बनाया था और ना स्टेट के मामलात अपने हाथ में लिए थे। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, बड़ा अच्छा सवाल किया है कि जी हमने अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया। तो मैंने अपने भाई के लिए पहले बता चुका हूं कि ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है, यानी कि मैं एज ए प्राइवेट मेंबर वो रेजोल्यूशन ला चुका हूं, उसके ऊपर एक स्पेशल कमेटी बननी थी जिसके लिए स्पीकर साहब ने मुतअद्दिद बार तमाम पार्लिमानी लीडर्स को टेलीफोनिक राबता भी किया और उनको खतूत भी लिखे। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इस पे भी सियासत की गई और उस कमेटी का आज तक ये हिस्सा बने ही नहीं है और ना आज तक इन्होंने वो नाम भेजे हैं। हालांकि इनको ये ऑन बोर्ड थे, ये सारे अमल में, मैं कहना चाहूंगा चाहे गवर्नमेंट थी चाहे अपोजिशन थी, सब ऑन बोर्ड थे। तभी ये करारदाद मैं लेके आया था जिसके नतीजे में आपको याद होगा कि TLP वालों ने अपना धरना खत्म कर दिया था। ये मामला तय हो गए थे और जो कुछ भी था वो सब चीज जो है हमने नेगोशिएशन के जरिए गवर्नमेंट ने जो भी मामला थे उसमें ये रियासत ही के जिम्मे था कि उसने जो फॉरेन पॉलिसी है, जो मामलात है, उसको रियासत ही डील करेगी। सेकेंडली ये कहा गया था कि मुसल्ला जत्थे जो है वो अपने फैसले नहीं मनवाएंगे और अगर इन्होंने एहतजाज किसी भी जमात ने करना होगा तो वो एक मखसूस जगह जो है उसकी डिमांड करेंगे जिसपे वो एहतजाज करेंगे। तो बात ये चीजें तो तय थी। और दूसरा इस्लाम फोबिया के मुतालिक आके मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसालत के हवाले से, खत्म नबूवत के हवाले से
गवर्नमेंट तमाम दुनिया के जो ममालिक है उनसे राब्ता करके जिन तय थी बातें, और इसी सिलसिले में जनाब इमरान खान साहब जब भी देखें पाकिस्तान के ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं, और भी होंगे मैं नहीं जानता, कि जो नंगे पांव मदीना में फिरते हों और जिसने जिस तरीके के साथ इस्लाम फोबिया के मुतालिक यूएन के अंदर दुनिया को बताया कि आप जो हरकत करते हैं, जो नापाक हरकत करते हैं, उसे हमारे दिलों के अंदर हम खैर हम नहीं, मेरा नहीं ख्याल प्राइम मिनिस्टर की जो हुब्बे रसूल है या उनकी जो रसूल अकरम के लिए मोहब्बत है उस पर कभी किसी ने कोई शक किया होगा या उसका कभी कोई किसी ने तज़ीक उड़ाई होगी। वो उनके अपने ईमान अकीदे का हिस्सा है और हम में से किसी को भी हक हासिल नहीं कि हम किसी के भी किसी के दिल में जो हुब है उसको किसी पैरामीटर पर रख के परखने की कोशिश करें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक अहम सवाल अमजद साहब आपसे करूँगा, और एक वीडियो मरीम बीबी ने आपसे कुछ देर पहले ट्वीट की है, उस वीडियो पे भी बात करें। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अमजद अली खान साहब, ये फरमाइएगा सर कि इस वक्त अब सवाल ये बनता है कि ये मामला ख़त्म हो जाए आज कल, जितना जल्दी हो हम दुआ गो हैं और मज़ीद खून बहाए, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस दफ़ा भी इनको सब कुछ कहा सुना माफ़ कर दिया जाएगा, इनको जाने दिया जाएगा, इनके लोगों को भी रिहा कर दिया जाएगा, 4 शेड्यूल से नाम भी निकाल दिए जाएंगे, और इस जमात को अब जो ऐलान किया गया था कि इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी वो पाबंदी भी नहीं लगेगी, इनको अगला इलेक्शन लड़ने का भी हक दिया जाएगा। अभी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन शुरू हो रहे हैं, ये वो भी लड़ेंगे, फिर जनरल इलेक्शन भी लड़ेंगे, ये सब कुछ इनको यानी सारा रिलीफ पैकेज मिल जाएगा इनको। पहली बात तो ये है कि कल सलामती कौंसिल की मीटिंग में बहुत सारे चीज़ें जो है वो तय हुई हैं और उसके मुताबिक एक एलामिया भी जारी हुआ कि किसी को भी रेड लाइन क्रॉस करने नहीं दी जाएगी। दूसरा, आज आपके इल्म में है कि बहुत सारे उलमा हजरात जो हमारे थे, आपके इल्म में हामिद रजा साहब ने भी आज आपके प्रोग्राम में अभी बातचीत भी की है, आप उनसे पूछ भी सकते हैं। एक तो बात तय है कि कुछ फैसले जो हैं, कुछ जो चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ अदालतें ही करेंगी, और अदालत बाइख्तियार है, और बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको नेगोशिएशन के ज़रिए हल किया जा सकते हैं, लेकिन वो जिन्होंने रेड लाइन क्रॉस की है उनके मुतालिक अदालतें ही फैसला दे सकती हैं। अच्छा, लेकिन जो जहाँ तक अदालतों की आपने बात की है, ये हम जानते हैं, हमारे सामने साहिवाल सानिया का केस मौजूद है जिसमें अदालतों ने ही उन कातिल मुबैना कातिल पुलिस वालों को बरी किया, लेकिन वीक प्रोसिक्यूशन की वजह से बरी किया। अदालतों पे आपने छोड़ दिया, अदालतें तो ये केसेस खत्म कर देंगी। उस सूरत में करेंगी जब हुकूमत केस को प्रोसिक्यूट नहीं करवाएगी। देखिए अमीर अब्बास भाई, देखें चीजें अज्यूम नहीं करनी चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। मुझे चूंकि एग्जैक्ट आपको और मुझे पता है कि अदालती निज़ाम में बहुत सारे आज भी सवालिया निशान हैं हर जगह पे, बिल्कुल उसमें कोई दूसरी राय नहीं है, और खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर अपने मुतअद्दिद फैसले दे चुकी है। लेकिन गवर्नमेंट अपना हक पूरा अदा करेगी और जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर के जो रूल्स ऑफ लॉ के मुताबिक जितना होगा उसके मुताबिक डील किया जाएगा। रिट ऑफ द स्टेट को किसी सूरत कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। चले ये जरा वीडियो दिखाएं जी, आपसे कुछ देर पहले मरियम नवाज शरीफ साहिबा को ट्वीट किया है। देखें, सूरत हाल ये है कि इस वक्त जिस तरह से कि TLP के बारे में आपको पता है कि जो वज़रा की ज़ुबान है, और मतलब है कि वो जिस किस्म का नामुनासिब बयानात दे रहे हैं, उसको एक तरफ तो उसको कालदम तंजीम करार दिया, दूसरा उसके ऊपर फिर मतलब है कि इलेक्शन भी वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और सीटें भी वो मतलब है कि ले रहे हैं कुछ ना कुछ परसेंटेज। तो ऐसे हालात में मकसद ये है वीडियो भेजने का कि
कि पाकिस्तान में जो हालात है, इस हालात के अंदर हमें सोच समझ कर स्टेप उठाने चाहिए। हमारा दुश्मन जो है वो कोई हरबा ऐसा नहीं जाने देता, कभी वो बैनर लहराता है, कभी हमारे मुल्क के अंदर कोई ना कोई शर्मगेजी करता है। तो ऐसे हालात में हमें अपने फैसले सोच समझ के करने चाहिए। हर दूसरी जमात जो हमारे मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट करेगी, क्या हम उसको कालादम करार दे देंगे? क्या उसके ऊपर हम पाबंदियां लगा देंगे? अली भाई नहीं, अली भाई नहीं, देखिए अली भाई यहाँ पे देखिए ना, अली भाई वो एक वीडियो ट्वीट कर रही हैं जिस वीडियो में पाकिस्तान के दुश्मन मुतालबा कर रहे हैं कि बलूचिस्तान को इंसाफ दिया जाए। वो पाकिस्तान दुश्मनों के इंसाफ के मुतालबे को ट्वीट करके वो खुद लिख रही हैं ऊपर ट्वीट पे कि जस्टिस फॉर बलूचिस्तान प्लीज। वो किससे इंसाफ मांग रही है बलूचिस्तान के लिए? देखें, बलूचिस्तान हमारा सूबा है और बलूचिस्तान की हुकूमतें जिस तरह से रिमोट कंट्रोल के जरिए बनाई जाती हैं और जिस तरह से तोड़ी जाती हैं, आपने तो देखा कि हम तो इस चीज़ को भुगत चुके हैं कि जब नून लीग की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी उसकी हुकूमत को मतलब है कि सबसे पहले तोड़ा गया था और ये सारा कुछ किया गया था। पाकिस्तान में अमन के लिए ज़रूरी है कि हम बलूचिस्तान में अमन करें। जो हमारे बलूचिस्तान के लोग हमारे भाई हैं और जो उनकी महरूमियाँ हमें दूर करनी चाहिए। हमें उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी कौमी धारे में लाना चाहिए। अगर हम बार बार कठपुतली हुकूमतें बनाते रहेंगे, अगर हम बार बार वहाँ की सियासत में मुदाखलत करते रहेंगे, तो इसका मतलब है कि हम वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज में और अपनी स्टेट के दरमियान एक फासला, एक खलीज हायल करते जा रहे हैं, जो कि हम हरगिज़ अफोर्ड नहीं करते। जबकि हमारा मुखालिफ जो है वो कोई बार भी खाली नहीं जाने देता, वो कोई ऐसा कदम उठाने से बाज नहीं आता जिससे हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि बलूचिस्तान की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो वहाँ की आवाम के ऊपर छोड़ी जाएं, उनको उनका वोट दिया जाए। मैं आपके साथ 100 नहीं 110% मुत्तफिक हूँ कि बलूचिस्तान को राइट्स ज़्यादा मिलने चाहिए, बलूचिस्तान की महरूमियों को दूर होना चाहिए, हमें उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। उससे इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ इस बात से, सवाल यह है कि आप एक इंडियन फंडेड, रॉ फंडेड वीडियो को ट्वीट कर रही हैं। देखिए, यही तो हम बताना चाहते हैं कि एक तरफ हमारे मुल्क के अंदर ये हालात हैं कि वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं कि हमें हमारा वोट का हक नहीं दिया जा रहा, यहाँ पर कठपुतली हुकूमतें बनाने की कोशिश की जाती है, यहाँ पर पाकिस्तान के लोगों का, बलूचिस्तान के लोगों का मैंडेट चुराया जाता है। ऊपर से हमारा दुश्मन भी यही प्रोपोगंडा करता है, वो भी हमारी इन्हीं चीज़ों के ऊपर उंगलियां उठाता है। तो इसमें हमें भी होश के नाफिज लेने चाहिए, हमें भी वो स्टेप उठाना चाहिए जिससे कौमी यकजहती की फिजा बरकरार हो, जिससे अवाम की महरूमियां दूर हों, जिससे वो महसूस करें कि हमारा वोट का हक आजादाना तरीके के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमें अपने खोड़ो साहब को जरा शामिल करना, खोड़ो साहब से आखिर में जरा कमेंट ले लो। खोड़ो साहब, बड़ी जबरदस्त कैंपेन शुरू कर रखी है ऑपोजिशन की पार्टीज, पीडीएम की अपनी है, आपकी अपनी चल रही है, महंगाई के हवाले से हुकूमत के खिलाफ। ये जो हुकूमत ने को $4.25 अरब का सऊदी अरब से रिलीफ पैकेज लिया है, उससे डॉलर की कदर कम हो रही है, रुपए की कदर बढ़ रही है। कुछ और चीज़ें अगर एक दो बेहतर हो जाती हैं, तेल भी उधार पे लिया है, तो ये जो मोमेंटम है हुकूमत के खिलाफ आपकी तहरीक का, वो कायम रहेगा? लोग खाने पीने के लिए परेशान हैं। ये आपके $3 अरब जिसको आप यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ बैंक में रख सकते हैं अपने दिल को आसरा देने के लिए, अगर उससे डॉलर अगर सस्ता भी होता है तो प्याज, लहसुन, भिंडी, टमाटर, इसका क्या ताल्लुक उसके साथ? लोग तो इसके लिए मर रहे हैं, लोग तो इसलिए मर रहे हैं कि हमें खाने पीने की चीज़ें आसान करके दो। लोग तो इसलिए मर रहे हैं कि पेट्रोल महंगा मत करो। लोग तो इसलिए कह रहे हैं कि गैस को महंगा मत करो। तुम खुद कहते हो कि दुनिया, पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे रहती है। आप उसको रिलीफ दो बजाय इसके कि उसका खून चूसो। तो सऊदी अरब के $3 अरब पड़े होंगे, उसके आप इंटरेस्ट भरते रहेंगे, सऊदी अरब को यूज़ कर नहीं पाएंगे। यूज किस लिए करेंगे? अपने अखराजात के लिए। आवाम को क्या दिया? आपके IMF के पैसे मिले, आपने कर्जा पहले का उतार दिया, आपने कोविड में कितने $3 अरब मिले, उसका हिसाब नहीं दिया। आवाम को क्या मिलता है? मैं तो बात वो कर रहा हूं ना। और मुझे ये बताया जाए यार, ये रेड लाइन क्या है? ये रेड लाइन किसको कहते हैं आप? हमने भी धरने दिए हुए, हमने भी एहतजाज करना है, तो बता दो दे ना पहले कि रेड लाइन। मेरा ख्याल है ये जो आपका सवाल है, ये जो आपका बड़ा अहम सवाल है, इसी सवाल पे मैं प्रोग्राम को ख़त्म करूंगा। और ये सवाल हम छोड़ के जाते हैं हुकूमत के लिए भी और
अवाम के लिए भी बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है कि आप जहाँ से भी रिलीफ पैकेज लेकर आएँ, आप IMF से लाना चाहते ले आए, आपको सऊदी अरब से $4.25 अरब मिल गए, आपको चीन से कुछ मिल जाता है, जहाँ से कुछ मिल जाए, अगर वो ट्रांसलेट ना हो पब्लिक वेलफेयर के अंदर, अगर वो ट्रांसलेट ना हो सके पब्लिक रिलीफ के अंदर, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इन दी एंड तो लोगों तक उसका असर पहुँचना चाहिए, एक आम पाकिस्तानी तक। कल तक के लिए इजाज़त, देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।